स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर, शेयर है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। असमा बोलना ना प्लीज। क्या हाल है सर? तो भाई ये जितने पार्टिसिपेंट है सबको मैंने माइक को ऑन रखा है, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लगती है, वो लोग अपना माइक बंद कर लें, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगी किसी भी टाइम पे आप ऑन करके कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो यस सर। कितने लोग आ गए? 15 लोग आ गए। चले हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। आपका ये जो कोर्स है, ये वेब इंजीनियरिंग का कोर्स, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी मैक्सिमम लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सिखा सकें, लेकिन लेटेस्ट सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको बेसिक्स का ना पता हो, तो बेसिक्स से ही लेके चलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लेटेस्ट की तरफ चीज़ों को भी टच करें, ताकि अगर कोई लेटेस्ट किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहे, आगे आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सके। एक ये कि एक आपको पता ही ना हो, तो मतलब ये ज़रूर होगा कि जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं वेब के अंदर, उनका जो फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनका आपको इल्म तो ज़रूर होता कि इंटरव्यू में ये तो कह सके जी हाँ हमें इसका पता है, ये जाए कि आपको पता ही ना हो कि ये भी कुछ होता है। तो अब इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास सॉफ्टवेयर की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं,
कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ जो है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो किस्म होती हैं। कुछ हैं जो आपके पास आपको लिबर्टी नहीं देते, यानी जनरल पर्पस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया, ये जनरल पर्पस है। कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं जो आप खुद से बनवाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी फिर दो किस्में होती हैं। एक आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती हैं उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं उसको आप इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे थ्रू ब्राउजर एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंस क्या है? जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, वो सारी क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जांपल है। वो अदर, चाहे वो आप मोबाइल पे इंस्टॉल करें, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करें, वो एज ए एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको यूज करते हैं। अब जब इंस्टॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ इश्यूज भी आते हैं। जैसे एक इशू है अपग्रेडेशन का, कि अगर किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर, मतलब व्हाट्सएप है, कुछ अर्सा के बाद व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज आता है जो यूजर्स है कि भाई हमारा इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये फीचर मिलेंगे। तो जो इंस्टॉल करेगा उसको वो नए फीचर मिल जाते हैं, जो नहीं इंस्टॉल करेगा नहीं मिलते। फिर जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फिर लिखा होता है कि जनाब ये तो एंड्रॉयड के लिए है, ये आईफोन पे नहीं इंस्टॉल हो सकता। या फिर ऐसे आता है कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ये विंडो के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम अपग्रेडेशन की, कि जैसे ही अपग्रेडेशन हो आपको अपडेट होना पड़ता है। और दूसरा हेट्रोजेनिटी की। हेट्रोजेनिटी यही है कि प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए या आपका हार्डवेयर चेंज हो जाए तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट हो जाए। ठीक है जी। तो एक इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, हेट्रोजेनिटी आती है, ये चीज़ है। लेकिन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेशन बनाते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज में जो वेब सपोर्टेड हो। अब अगर आपके मैं सी के अंदर प्रोग्राम बनाऊं, वो सी का प्रोग्राम तो वेब पे नहीं चलेगा। तो ऐसी लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा जो वेब बेस्ड लैंग्वेज हो। अब इसमें जो सिंपलेस्ट है HTML, जो स्क्रिप्टिंग, HTML जो है टैग बेस्ड लैंग्वेज है, फिर PHP है, फिर JSP है, ASP है, सर्वलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वेब प्रोग्रामिंग के लिए। अब वेब प्रोग्रामिंग से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेब, जी बेटा कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ये रन किस पे करती है, इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे। ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप चैट करने की बजाय बच्चे आप लोग ना वैसे ही अपना माइक इनेबल किया करें और ये अटेंडेंस वाला काम भी इधर करें। ये आपका GR या CR ये खुद ही आपकी अटेंडेंस लगा देगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। या आप लोगों का मैकेनिज्म यही है। इससे जो डिस्टर्बेंस होती है कि मैं समझता हूँ शायद आप क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे आप अटेंडेंस लगा रहे होते हैं, इसको ना करें, इस प्रैक्टिस को बंद करें। वो GR या CR बाद में जो है जो लोग अवेलेबल होंगे उनके जो है अटेंडेंस मीनवाइल में भी वो मार्क करती रहेगी, नोट कर ले वट एवर जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे चलता है। इंट्रानेट क्या है कि लोकली जैसे हमारी लैब्स के अंदर या किसी एक लोकेशन के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम अगर आप रखे हो और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो इनको इंट्रानेट कहते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड हो तो वो इंटरनेट की एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा। फिर इन जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल होते हैं। और प्रोटोकॉल जो है वो किसी न किसी मॉडल को फॉलो करते हैं। जो जनरलाइज मॉडल है वो OSI मॉडल है, जो किसके लिए यूज होता है, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज मतलब दो सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी होगी तो डाटा एक्सचेंज होगा। तो उसके लिए जो मॉडल फॉलो किया जाता है OSI जो जनरलाइज वन है। इसकी सारी डिटेल आप लोगों के पास ये कोर्स ऑफर हुआ है नेटवर्किंग का,
उसके अंदर इसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, किस लेयर में क्या काम होता है, उस सारे को आप डिटेल से करेंगे। अब जो वेब एप्लीकेशन है उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको टायर्स में और लेयर्स के अंदर जो है वो उसको डिवाइड किया गया है लेयर्स के अंदर और टायर्स के अंदर। लेयर्स क्या है, जैसे यहाँ प्रेजेंटेशन है, बेसिक लॉजिक है, डाटा मैनेजमेंट है, ये क्या है, एक लेयर बन गई। फिर नीचे इसी तरीके से पर्सनलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, सर्च है, ये एक लेयर बन गई। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर लेयर्स के अंदर काम करने का क्या फायदा होता है, इसमें ये होता है जैसे आप सी का प्रोग्राम, तो आप लोगों ने देखा सी का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर कुछ नहीं पता चल रहा है इंटरफेस क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, डाटा मैनेजमेंट क्या है, सारा कुछ मिक्स ही होता है। अगर आप एक चीज को चेंज करें तो आपको सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। मैं क्या 1 मिनट होल्ड करना हूँ। क्या चीज है भाई, ठीक है, अच्छा वो पेपर बनाऊंगा। रिजवान दरवाजा बंद कर देना। अच्छा भाई, इसमें सॉरी ये एक, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो वो एक ऑफिशियली जो है वो जो लेटर आ गया तो उसकी वजह से आप लोगों को कट करना पड़ा। अच्छा, अभी दोबारा मैं इसको करता हूँ कि हमारे पास क्या है कि जैसे सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो मिक्स होता है, इसमें इंटरफेस अलग नहीं होता, उसकी जो है डाटा अलग नहीं होता और उसका कंट्रोल अलग नहीं होता। अब कंट्रोल प्रेजेंटेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप जो इंटरफेस है जिसके साथ यूजर ने इंटरेक्ट करना है उसकी प्रेजेंटेशन हो गई। बिजनेस लॉजिक पीछे जो उसका थीम है कि कैसे वर्क करना है, कौन सी अप्रोच लगनी है, या इसका समझ लें कि कैसे मैनेज करना। अगर देखें कोई भी प्रोग्राम के अंदर कितनी चीजें होती है, एक उसका डाटा होता है, एक उसका इंटरफेस होता है, और तीसरा उस डाटा को मैनिपुलेट करके यूजर को कैसे फैसिलिटेट करना है, उसको बिजनेस लॉजिक कहते हैं। तो हमारे पास ये जो टायर्स के अंदर जो है वो इसका मतलब ये है कि एक ही सॉफ्टवेयर को अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन पे कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, बिजनेस लॉजिक अलग बना रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं तो आपको बिजनेस लॉजिक और डाटा मैनेजमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस लॉजिक चेंज करें तो इंटरफेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डाटा में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसका आपस में इंटरेक्शन सारे स्टैंड लोन की तरह किसी एक्सटेंट तक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट को टायर या लेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी तरीके से आप पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है आपको वही दिखाई जाएं, जो ऐड आपको पसंद है आपको वही ऐड भेजे जाए। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, पर्सनलाइजेशन में। फिर जिन चीज़ों को आप सिक्योर करना चाहते हैं वो सिक्योरिटी में आ जाती हैं। सिक्योरिटी के अंदर जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट कौन लोग देखें कौन ना देखें, वो आप खुद से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी सर्चिंग से रेलेवेंट जो है आपकी पर्सनलाइजेशन में कौन सी चीज़ें आप सर्च करना चाहते हैं उसी चीज़ों को आपको रिकमेंड करें। तो इस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब आगे कुछ जेनेरिक चीजें हैं वेब के आर्किटेक्चर की, कि वेब के अंदर ही वेब वर्क कैसे करता है, ये जो सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये कैसे हैं, इनके अंदर जो चीजें यूज होती हैं उनको जो है बल्कि अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो चीज़ें कुछ आप लोगों ने सुनी भी होंगी, कुछ चीज़ें, क्योंकि आप लोगों का कुछ का बैकग्राउंड एडीपी का होगा, कुछ का जो है बीएससी का होगा, इसलिए वो सारी चीज़ों को दोनों सब लोगों को अकोमोडेट करते हुए चलना है, इसलिए कोर्स कंटेंट को उसी के मुताबिक डिस्कस किया जा रहा है। अब इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, फिर हमारे पास टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, और एचटीटीपी जो है प्रोटोकॉल है, फिर लैंग्वेज जो है HTML है। ये क्या चीज़ें हैं इनको देखते हैं।
इनकी जो डिटेल है, ये एक और जो है ना, इसकी डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। पहले ये देखते हैं जी इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो यूज करता है प्रोटोकॉल को फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा। बेटा आप अपना माइक बंद कर लें, जो डिस्टर्ब कर रहा है वो माइक बंद कर लें। ये जुबैर है। चलो आप खुद से देख लिया करें, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है तो वो बंद कर दे अपना माइक। अदरवाइज माइक को अनेबल करने का मकसद ये है कि कभी किसी को कोई क्वेश्चन आ जाए और वो क्लास पढ़ रहा हो तो वो क्वेश्चन कर सके। तो अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल की मदद से डाटा एक्सचेंज होता है। उसको क्या और नाम दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये इसमें क्या है कि डिफरेंट, अब ये देखें, ये वर्ल्ड का आईएसपी है, ठीक है, ये रीजनल आईएसपी है, ये लोकल आईएसपी है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और फिर आपका फर्ज किया ये यूनिवर्सिटी है, फर्ज किया ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के कब था आरपा नेट, ये इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और इसी तरीके से WWW जो है 89 to 91 में टिम बर्नर ने जो है वो इसको इजाद किया था, ये इसकी इन्वेंशन है। और ब्राउजर्स आपके जो हैं, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर Amazon.com 1995 में, गूगल 96 में बनी, विकीपीडिया 2001 में बनी, माई स्पेस 2003 में, फेसबुक 2004 में। ये थोड़ी सी जो है ये, अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ये सारे इंटरनेट है, आर्केट हो गया, ठीक है, लास्ट पार्ट, ये बहुत सारी चीज़ें, ये फेस है। कुछ चीज़ों से आप फेमिलियर है, याहू है, गूगल है, कुछ से आप फेमिलियर, कुछ से नहीं होंगे। तो ये मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो चल रही होती हैं वो है। अब आगे एक चीज़ है कि आप लोग तो लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं जी hotmail.com, आप लिखते हैं google.com, आप लिखते हैं जी student.gcuf.edu.pk। तो वो क्या चीज़ है और आईपी क्या चीज़ है, जरा इसको जरा देख लेते हैं। आईपी में हमारे पास क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या, सिंपल प्रोटोकॉल फॉर डाटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो 32 बिट का भी होता है और 28 बिट का भी होता है, 16 बिट का भी होता है। जैसे आपको कहें आईपी वर्जन 4, 5, 6, इसकी भी सारी डिटेल आप नेटवर्किंग के कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब ये बाइनरी की शक्ल में होता है, जैसे लिखा होता है ना 145.10.3, ये आईपी है। आप इसको अब इस तरह से मसलन लिखते हैं कि जैसे जैसे ये आपने आपने ऐसे लिखा ju.edu, वो इसको कन्वर्ट कर देता है 2004, ये इस तरीके से आई, ठीक है। तो आप आईपी खुद से भी देख सकते हैं, अपने आईपी कंफिग लगाते हैं तो आप अपने सिस्टम का आईपी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज माई IP.com करें तो जो भी आपका आईपी है वो दिखा देगा, ठीक है। ये आपके पास ब्राउजर आ गए। ये अच्छा, इससे पहले जी यहाँ पे थे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास क्या है, ये पार्ट्स होते हैं, इसमें एड्रेसेस है। अब इसको रीजन समझ, जैसे अब इसको जरा अंडरस्टैंडिंग करें। मसलन मैं ये कहता हूँ जी गुलफशा कॉलोनी का हाउस नंबर 3, ये जो 3 है ये हाउस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 34 है ये गुलफशा कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 10 जो है फैसलाबाद को कर रहा है। ये 145 पंजाब को कर रहा है। तो यानी आप इस तरीके से समझिए कि ये इस तरीके से जो है एड्रेसिंग हुई हुई है। मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि किसी भी एड्रेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उसमें असल में क्या होता है कि ये जो है वर्ल्ड का एड्रेस
फिर ये एशिया का एड्रेस, फिर कंट्री का एड्रेस, फिर रीजन का एड्रेस, इस तरीके से जो है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक, जैसे हमारे पास इंटरनेट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ये। अब जैसे हम लोगों का, हम अब कौन सा नेट चल रहा है उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई IP, व्हाट इज माई IP.com, ये मैंने एंटर किया। अब ये देखिए, इसके करने से क्या आएगा हमारे पास, इसने बता दिया कि जनाब आपका IP वर्जन 4 चल रहा है और ये IP है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी मुझे IP, और फिर ISP कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का IP है। मैं कहता हूँ जी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन को फर्दर ओपन कर देगा। तो कहता है जी आप लोग जो है ECUF.EDU.PK का होस्ट नेम यूज कर रहे हैं, और इन्होंने ये नेट की सर्विस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ली है, और उसका जो एड्रेस ये है, लाहौर सिटी में, स्टेट पंजाब है, कंट्री पाकिस्तान है, पोस्टल कोड ये है, टाइम जोन ये है, और ये वर्जन जो है आप जो है IP वर्जन 4 का यूज कर रहे हैं। तो ये यानी जहाँ से हमारा ये नेट आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपने देखनी हो तो क्या कहते हैं, व्हाट इज माई IP.com करते हैं तो आपको वो इंफॉर्मेशन दिखा देता है। अगर सिस्टम के ऊपर आपने सिस्टम का IP देखना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे CMD करते हैं, CMD, ये यहाँ पे लिखते हैं IP config, तो इस सिस्टम की IP दे देगा कि IP वर्जन कौन सा है, और ये सारी चीजें, GCF.com, DNS नेम ये है, फला ये सारी डिटेल के, ये क्या होती है, ये आप किसमें नेटवर्किंग का जो कोर्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी बातें आप वहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है भाई, ये बात कुछ समझ में आई, थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने बताया है, इधर इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, डेप्थ में आपको स्पोर्ट्स के अंदर ये सारा यही चीज़ें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है, मल्टीप्लेक्सिंग है, मल्टीपल प्रोग्राम यूजिंग द सेम IP एड्रेस, और पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर, जैसे पोर्ट नंबर 80 वेब ब्राउजर्स के लिए है, 443 सिक्योर ब्राउजिंग के लिए है, 25 ईमेल के लिए है, 22 SSH के लिए है, UDP के लिए, इसी तरीके से मुख्तलिफ गेम्स के लिए, स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए मुख्तलिफ पोर्ट यूज होते हैं। अगली बात है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लिसन फॉर वेब पेज रिक्वेस्ट। अब लिखते हैं ना google.com, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के ऊपर। रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, वेब सर्वर, वो जो है फिर आपको, जैसे आप गूगल के ऊपर पाकिस्तान लिखते हैं तो पाकिस्तान का डाटा जो है वो उसका वेब सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके रिस्पॉन्स के तौर पे आपको वो मिलता है। अच्छा, अब वेब सर्वर के जो आप प्रोग्रामिंग के दौरान यूज कर सकते हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट के लिए, आप अपाची का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्वर यूज कर सकते हैं, रैम्प सर्वर यूज कर सकते हैं, अपाची का रैम्प सर्वर है, वैम्प सर्वर है, ये मुख्तलिफ जो है हम यूज करें। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से फ्रेमवर्क्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं, अपाची, ग्लासफिश है, वेब स्फीयर है, वेब लॉजिक है, इनके नाम कुछ लोगों ने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने होंगे, जब इसकी डिटेल में आएंगे तो ये चीज़ देखें। वेब ब्राउज़र में आपने ये सुना हुआ है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, गूगल क्रोम है, ओपरा है, और भी बहुत सारे हैं। इनको आप, ये आपके वो वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या है, वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप वेब एप्लीकेशन रन करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। अच्छा, आप लिखते हैं google.com, तो इसको गूगल को इस IP में जो कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। DNS है जो एक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, आप जो आप टेक्स्ट में आप URL लिखते हैं उस URL को कन्वर्ट करता है किसमें, IP के अंदर। मेरी सिस्टम मेंटेन लोकल कैशे कार्ड होस्ट फाइल, ठीक है, होस्ट फाइल के लिए वो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन लगता है। उसके बाद URL क्या है, URL है जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जो लिखते हैं ना www.hotmail.com, वो क्या है, URL है, आइडेंटिफायर फॉर द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन वेबसाइट। तो आप ऐसे लिखते हैं ना department.ju.edu.cs.index.html, तो ये वाली फाइल ओपन होगी।
कहाँ पे पड़ी है, इस लोकेशन पे पड़ी है। Upon entering this URL into the browser, it would ask the DNS server for the IP address of, तो इसका ये आप लिखते हैं तो ये आपकी रिक्वेस्ट किस पे जाती है, DNS पे, और DNS का क्या बना देता है, IP, और फिर उस IP के पास रिक्वेस्ट जाती है connect that IP address at port 80, ask server to get, तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है पोर्ट 80 के जरिए उस सर्वर पे, और फिर वो डिस्प्ले करवाता है रिजल्ट जो भी आप, मसलन गूगल पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसका पेज आ जाएगा, हॉटमेल पे कुछ लिखेंगे तो हॉटमेल का पेज आएगा, तो जिसका यूआरएल लिखेंगे उसका जो इंटरफेस वाला पेज है वो आ जाएगा। आगे फिर आप लोगों ने देखा होगा यूआरएल में आप ऐसे लिखते हैं http:// और फिर लिखते हैं www.hotmail.com। तो वो क्या चीज़ें हैं, http क्या है, वो प्रोटोकॉल है जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। तो ब्राउजर के ऊपर अगर आप नहीं लिखते http वो खुद लगा देता है, www नहीं लिखते वो खुद लगा देता है, तो आप इस तरीके से http करके वो सारा लिखते हैं। तो जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो जब आप कोई फाइल नेम करके गेट फाइल नेम करके डाउनलोड करते हैं तो वो चीज़ डाउनलोड, पोस्ट करते हैं तो आप सेंड करते हैं, पुट करते हैं तो अपलोड करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, सेंड करना, गेट में क्या होता है, डाउनलोड करना, पुट में क्या होता है, अपलोड करना। ये एक्शन आप करते हैं, किसी फाइल को अपलोड करना, किसी फाइल को डाउनलोड करना, और आपका वेब, मतलब आप लिखते हैं ना गूगल के ऊपर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लिखने के नतीजे में जो डाटा आया वो पोस्ट की जगह की मदद से आता है। ये चीज़ें जब आप प्रोग्रामिंग खुद से करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। अभी हो सकता है थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, ये पता नहीं क्या है। कुछ एरर भी बार जब आप लिखते हैं, कुछ गलत लिख देते हैं तो कुछ एरर आते हैं, तो कुछ एरर कोड है 200 नंबर ओके के लिए है, 301 से 303 पेज है मूव परमानेंटली या टेम्पररी, मतलब जो आपका सर्वर है उसने वो पेज ही खत्म कर दिया, अब आप उसको रिक्वेस्ट करें तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उस केस में ये एरर नंबर आती है। 403 कब आती है, जब फॉरबिडन एक्सेस होता है। 404 जब पेज नहीं मिलता है। 500 इंटरनेट सर्वर। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ एरर नंबर्स होते हैं जिनसे, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं फाइल के साथ। आपकी माइम टाइप होती है, माइम टाइप जो है वो टाइप बता रही होती है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। txt html से मुराद है html फाइल है, txt प्लेन का मतलब है सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, अगर इमेज है तो .gif jpg .mov वीडियो क्विक टाइम और एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम एग्जीक्यूटेबल, तो ये उसकी एक्सटेंशन और उसकी माइम टाइप। माइम टाइप क्या है, ये आप लिखते हैं जब भी आपको फाइल सेंड करते हैं उसके अंदर अगर आप कोई ओपन करें किसी भी वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड करें तो इसके अंदर शुरू के कोई अंदर कुछ टैग लिख के होते हैं, इनको क्या कहते हैं, माइम टाइप कहते हैं। मेटा डाटा जो है इंटरनेट मीडिया टाइप, तो ये वो इसकी इंफॉर्मेशन फाइल्स के मतलब इंफॉर्मेशन। आगे वेब लैंग्वेजेस कौन सी हैं, HTML है, इसके लिए यूज होती है फॉर राइटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए HTML है, और स्टाइल शीट क्या है, स्टाइलिस्टिक इन्फो फॉर वेब पेजेस, जो आप करते हैं फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्टाइल शीट के अंदर। फिर जो कोडिंग करती है डायनामिकली क्रिएट पेज ऑन वेब ब्राउजर, के जो डायनामिकली आपके लिए पेज बना के आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो PHP है, वो है हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। फिर जावास्क्रिप्ट है, इंटरएक्टिव एंड प्रोग्रामेबल वेब पेजेस के लिए जावास्क्रिप्ट है, और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल एजेक्स है। असेसिंग एजेक्स का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, एक्सएमएल का नाम भी सुना होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को सेव करने के लिए XML के फॉर्मेट के अंदर डाटा को सेव किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेसिंग डाटा फॉर वेब एप्लीकेशन, एजेक्स के जरिए जो है वेब एप्लीकेशन का डाटा एक्सेस करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। ये भी थोड़ा सा जो है ना आपको वो लगेगा, ये वही बातें जो मैंने लिखी थी HTTP TCP/IP, ये वही बातें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग प्रोवाइड ब्राउजर की बात भी, इसको तो डिफरेंट अंदाज में बताया। क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है इसको थोड़ा एक दफ़ा देख लें कि इसमें होता क्या है।
कि आप जब गूगल के ऊपर लिखते हैं ना पाकिस्तान और उसको सर्च की कमांड देते हैं, वो जो पाकिस्तान है वो बेसिकली क्लाइंट यहाँ पे लिखता है, तो वो जो आपका पेज ओपन है वो एज ए क्लाइंट वर्क कर रहा है। यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट जो है आपकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे गई और सर्वर ने फिर उस रिक्वेस्ट के नतीजे में जो डाटा है वो उसको वहाँ से डाटा वापस सेंड करता है। फिर वो डाटा जो है वो क्या है, उसको उसका वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखा देता है कि जनाब आपकी इस क्यूरी के नतीजे में ये डाटा आया। ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट को कहते हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पांस आया और आपने देख लिया, तो इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। और यहाँ पे वेब क्लाइंट में क्या है कि HTTP रिक्वेस्ट गई, वहाँ पे सर्वलेट रिक्वेस्ट बनी, वो वेब कंपोनेंट के पास जाएगा, वेब कंपोनेंट डेटाबेस से कोई डाटा निकालेगा, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट उसको वेब पेज की फॉर्म में बना के वापस रिस्पांस के तौर पे वेब क्लाइंट के पास आ जाए। तो इस सारे मैकेनिज्म को वेब ब्राउजर सबमिट HTTP request, server provide resource such as HTML file on the behalf of client and return response message to the client। तो ये इस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म वर्क कर रहा होता है। ठीक है भाई, अच्छा ये वो आ गया कि जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर्स क्या हैं, वो OSI मॉडल की लेयर्स आ गई, TCP/IP की आ गई, इन सारी की डिटेल आप पूरा एक कोर्स पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग का, आप उसके अंदर शुरू की क्लासेस के अंदर इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। ये वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, जैसे TCP/IP जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, UDP जो है सिंपल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती। IP जो है कम्युनिकेशन कंप्यूटर के लिए, ICMP जो है एरर और स्टैटिस्टिकल के लिए, ये टाइम भी खत्म हो गया। DHCP जो है डायनामिक एड्रेसिंग के लिए, और इसी तरीके से SSL सिक्योर सपोर्ट लेयर के लिए, SMTP मेल के लिए, माइम टाइप जो है वो पर्पस एक्सटेंशन के लिए, कौन कौन से IMAP जो है इंटरनेट मैसेजेस के लिए, POP जो है ऑफिस प्रोटोकॉल ये यूज होता है फॉर ईमेल्स के लिए, ईमेल डाउनलोड के लिए, इसी तरह फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP यूज होता है, ARP जो है हार्डवेयर एड्रेसेस के जो है IP वगैरह फाइंड करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल मुख्तलिफ पर्पस के लिए, इनको एक मरतबा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये डोमेन नेम आप लोगों ने डिटेल से पढ़ ली है। यहाँ तक बात जो है ना HTTP, और यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। अच्छा, CR या GR कोई एक जो है वो अटेंडेंस लगा लेगा। आप अटेंडेंस कैसे आप Yes, लोगों sir. ने अटेंडेंस कैसे लगानी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वहीं पे आप स्नैप लेके बेशक भेज दें, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी सहूलत रहे कि जैसे यही देख लें, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। आपने एक फाइल के अंदर ऐसे करना है, देख लें, Yes, sir. ये ऐसे सारे ताकि नजर आ जाए Yes, sir. अलग अलग, तो वो एक मुझे स्नैप सेंड कर दो। Yes, sir. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई बात समझ नहीं आई या कोई स्टाइल चेंज करना हो तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन पहली मरतबा है मेरा ख्याल। आपको पहले कोई क्लास नहीं पढ़ाई, MSc No, मॉर्निंग sir. कोई क्लास पढ़ी थी उसकी, तो अभी आप लोगों के साथ जो है ना फर्स्ट इंटरेक्शन है। अगर कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. चले।